रिश्ते की जंजीर। माँ जानती हो, आज मेरे पास एक अजीबोगरीब मुकदमा आया था। अशोक शाम को कोर्ट से लौटकर माँ के साथ चाय पीने के दौरान अचानक बोला तो माँ की नजरें उसकी ओर उठ गईं। हाँ माँ, आज एक ऐसा मुजरिम मेरे सामने आया जिस पर शराब पीकर किसी की हत्या करने का आरोप था। पर जानती हो, जब सरकारी वकील ने उससे कारण पूछा तो उसने अपने पिता को कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं समझी नहीं। उसने बताया कि उसके पिता सदैव बिगड़े नवाब रहे। उसके दादाजी कभी गांव के जमींदार थे, अतः जमीन जायदाद की कमी नहीं थी। नौकरी की जरूरत महसूस नहीं हुई और आवारागर्दी के साथ दारू गोश्त और इधर उधर रंगलियां उनके हमेशा से शौक रहा। उनकी इसी आदत से परेशान होकर उसके बचपन में ही माँ उसके 3 साल के भाई को लेकर अलग हो गई थी, क्योंकि वो बड़ा बेटा था और पिता का जबरदस्त लाडला भी था। पिताजी ने किसी भी हालत में उसे माँ के साथ भेजने से इनकार कर दिया। माँ के जाते ही वो और स्वतंत्र हो गए और उसकी भी हर जायज नाजायज जिद पूरी करने लगे। हालात ये हुए कि युवावस्था की देहरी पर कदम रखते ही वो भी बाप की राह चल पड़ा था। उसने सीधे सीधे कहा, जज साहब, बचपन तो गीली मिट्टी की तरह होता है। जिस मूरत में माँ बाप डाल देते हैं, बच्चा उसी मूरत में ढल जाता है। तो जब वही बच्चा बड़ा होकर वही सब कुछ करता है जो उसने माँ बाप को करते देखा, तो वो क्यों मुजरिम करार दिया जाता है? जिसने वो मूरत गढ़ी, उसे क्यों नहीं? जज साहब, मैं कबूल करता हूँ कि मैं शराब पीकर कोठे पर गया और जब सिताबो बाई की 12 साल की बेटी के साथ ठाकुर लाल ने गलत हरकत करने की कोशिश की तो मेरा खून खौल उठा और उसे रोकने की चेष्टा में कब मेरे हाथ से उसका खून हो गया, मुझे खबर नहीं। पर जब मैंने अपनी 16वीं सालगिरह पर पहली बार शराब पी थी, तो पिता ने क्यों नहीं रोका? मुझे उल्टा उन्हें गर्व हुआ था कि उनका बेटा आज बड़ा हो गया। माँ, आपको क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है। अचानक माँ का पीला पड़ा चेहरा देखकर अशोक घबरा गए। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, तुमने क्या नाम बताया? उसका सोनल ने खुद को संभालते हुए पूछा। शायद विक्रम था। विक्रम ठाकुर, निवासी ललितपुर। एक बार सोनल का दिल बैठ सा गया। जिसकी उसे 25 साल तक रात दिन आशंका रही थी, वही आज सच बनकर उसके सामने था। किसी बहाने से वो उठकर अपने कमरे में आ गई। विक्रम यानी उसका अपना बेटा। विक्रम वो बेटा जिसके होने पर उसने पहली बार मातृत्व का भाव जागा था, जिसको सीने से लगाकर वो खुशी के 7वें आसमान पर पहुंच जाती थी और जिसको छोड़ के आने के बाद भी कोई दिन ऐसा नहीं बीता जब उससे उसकी याद नहीं आई हो। आज वही बेटा शराब के नशे में कत्ल के इल्जाम में अपने ही छोटे भाई की अदालत में खड़ा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इन 25 वर्षों में उसने अशोक को भनक भी नहीं लगने दी थी कि उसका पिता जिंदा है और उसका एक बड़ा भाई भी है। पति से अलग होने के बाद कुछ दिन वो मायके में रही और जब उसे सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई तो उसने अपना तबादला ऐसे शहर में करा लिया जहां उसकी पिछली जिंदगी उसका पीछा ना कर सके। उसने खुद को विधवा घोषित कर अशोक को पिता से मिलने की सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया था। अशोक को अच्छे संस्कारों के साथ उसने अच्छी शिक्षा भी दी। आज वह जज की कुर्सी पर था। पिछले महीने ही उसका तबादला ललितपुर के पास के जिले में हुआ था, पर आज वक्त उसे इस मोड़ पर खड़ा कर देगा, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। क्या करे ओ क्या ओ विक्रम को उसकी किस्मत पर छोड़ दे। पर सही कहा था विक्रम ने, इसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो उसकी परवरिश का है। तो क्या हो, अशोक को सब कुछ बता दे। पर पता नहीं अब उस पर
इसका क्या असर होगा। उसे याद आया चलते समय उसके पति ने बड़े घमंड से कहा था, एक दिन देख लेना, मेरी और अपनी परवरिश का अंतर। हम खानदानी रईस हैं, तुम्हारी तरह सरकारी मुलाजिम के घर के नहीं। रात भर सोनल इसी उपापों में डूबती रही, पर सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया, वह अशोक को सब कुछ बता देगी। सब कुछ सुनकर एक बार तो अशोक जैसे सकते में आ गया, पर वो समझदार था। माँ की परिस्थिति का अंदाजा उसे हो रहा था। हाँ, उसने ये जरूर कहा, माँ शायद अगर आप ये राज पहले मुझ पर खोल देती तो हो सकता है कि ये, पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सोनल बोल उठी, मैं तुम पर तुम्हारे पिता की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। मुझे डर था कि वो तुम्हें भी मुझसे छीन न ले। दूसरे दिन अशोक ने विक्रम के पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की, तो बिना किसी नानुकुर के वो कोर्ट में आ गए। अशोक ने चपरासी से कहकर उन्हें अपने प्राइवेट चैम्बर में बिठवा लिया। विक्रम का मुकदमा शुरू होने से पहले ही लंच में वो उनसे मिला। यासीन ने उनके चेहरे को समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। झुर्रीदार चेहरे पर काले रंगे बाल, आंखों में सुरमा और पान तंबाकू से बड़े पीले दांत, हाँ सफेद छप कुर्ता और वैसा ही पजामा। एक बार तो सोच ही नहीं पाया कि ये आदमी उसका पिता भी हो सकता है। उसने अपने पिता की तस्वीर तो नहीं देखी थी, पर बालमन में अपने पिता की वात्सल्य और तेज से ओतप्रोत जो छवि बनाई थी, वो आज भी उसके मासी की चदरिया पर ज्यों की त्यों धरी थी। नमस्ते जज साहब, अचानक आवाज से उसकी तंद्रा टूटी, तो वह अचानक आ गया। ओह नमस्ते, बैठिए, आपने मुझे याद किया। आपको मालूम है आपके बेटे ने आप पर क्या इल्जाम लगाया है? उसने उनको गौर से देखते हुए पूछा, शायद कोई पश्चाताप कहीं छिपा हो। पर उन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा, जज साहब, ये तो खानदानी अमीरों के घर की पहचान है, पर मेरा बेटा बच तो जाएगा ना। उससे ये कत्ल किसी की इज्जत बचाने के दौरान हुआ। आगे के सब पनीले हो उठे थे, जो उनकी बेटे के प्रति उनकी ममता दर्शा रहे थे। आपके एक ही बेटा है, या उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी? एक और है, वो भी ऐसा ही है क्या? उसने लापरवाही से पूछा। परवा भभक उठी, उसे साथ लेकर 25 वर्ष पहले मेरी पत्नी घर छोड़ गई। ओह, शायद बिना माँ के इसकी परवरिश। अशोक ने कुछ कहना चाहा, पर ठाकुर साहब बीच में ही बोल पड़े, इसको खानदानी संस्कार देने में मैंने कोई कमी नहीं की है। तभी तो वो एक तवायफ की बेटी के साथ भी किसी की जायदादी बर्दाश्त नहीं कर सका हूँ। तो ये है आपके संस्कार की बेटा, कोठे पे जा रहा है, शराब पी रहा है, और आप उसे रोकने की बजाय उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अशोक के स्वर में दुख के साथ व्यंगत उत्तर आया, आपको इससे भी इसकी माँ के साथ भेज देना चाहिए था, तब शायद इसकी जिंदगी। तब कौन ये जज साहब जाता? ठाकुर साहब बीच में व्यंग्य से बोल उठे, क्या पता हो ही जाता। अशोक ने फाइल पलटते हुए जानबूझकर लापरवाही से कहा, तो ठाकुर साहब तैस भर उठे, मुझे मालूम है मेरा छोटा बेटा भिखारियों की तरह जी रहा होगा। आपने कभी उसके हाल जानने या मिलने की कोशिश नहीं की। अशोक ने उनका मन पढ़ना चाहा, पर उन्होंने तेजी से बात पलट दी। उसका जिक्र छोड़िए, मेरे इस बेटे की बात करिए, ये बच तो जाएगा ना? अब ये तो सच ही बताएंगे, अभी क्या कहा जा सकता है। अशोक ने चपरासी को बुलाने के लिए घंटी बजाई, बाबूजी को बाहर छोड़ाओ। पता नहीं एक जज के मुंह से बाबूजी शब्द या जिस कोमल लहजे में वो कहा गया था, उसे सुनकर एक बार ठाकुर साहब भी चौंक से गए, पर दूसरे ही क्षण में वो अपनी अकड़ी चाल से बाहर निकल गए। रात भर अशोक बहुत बारीकी से केस स्टडी करता रहा। हालांकि अपना जुर्म विक्रम कबूल कर चुका था, पर भीतर से ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि भले ही विक्रम कितना भी
शराबी वह किसी की हत्या नहीं कर सकता। एक क्षण को तो उसे अपने भाई के साथ गोली भर भी गर्व हो उठा, पर दूसरे ही क्षण उसका मन अपने मुजरिम भाई के प्रति सहानुभूति से भर उठा। काश माँ के साथ वह भी आ जाता। पर दूसरी सुबह कोर्ट जाते समय उसका मन बहुत शांत था। उसने पक्के सबूत और गवाहों के आधार पर अपने फैसले में यह लिखकर कि विक्रम द्वारा किसी नाबालिग की अस्मत बचाने के प्रयास में अभियुक्त से हुई हाथापाई के दौरान अभियुक्त के हाथ में पकड़ी हुई छुरी उसी के पेट में लग जाने से उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि छुरी पर उंगलियों के निशान केवल मृतक के थे, विक्रम के नहीं। विक्रम को मृत्यु दंड से बरी कर दिया, पर कोर्ट से निकलने के पहले उसने ठाकुर साहब से अपने चैम्बर में मिलने की पेशकश की थी, जिसे स्वीकार कर वह तुरंत ही उससे मिलने पहुंच गया। अब तो आप बहुत खुश होंगे कि आपका बेटा बरी हो गया, पर हर बार ऐसा नहीं होता। अशोक ने उन्हें कुर्सी पर बैठने का संकेत करते हुए कौलिये से भीगे हाथ पोंछते हुए कहा, क्योंकि हर बार न्याय की कुर्सी पर बैठा जज उसका छोटा भाई नहीं होगा। क्या मैं समझ नहीं? आप ठाकुर साहब की बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से जैसे निकल पड़ने को तैयार थी। हाँ, मैं विक्रम भैया का छोटा भाई अशोक, आपका बेटा नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला माँ को विधवा के रूप में देखा, और आपने देवता तुल्य पिता की जो सुंदर छवि मेरे हर पद पर सदैव से मेरी प्रेरणा रही, उसमें आपका कहीं स्थान नहीं। बस अब आप जा सकते हैं। बेहतर होगा कि विक्रम भैया से भी आप यह राज उजागर ना करें, वरना मुझे डर है कि कहीं सच्चाई जानकर उनके मन में आपके प्रति नफरत न फूट पड़े और आप अपना इकलौता बेटा भी ना खो दे। और हाँ, उम्मीद है अब आप अपनी और अपनी पत्नी की परवरिश में अंतर समझ गए होंगे। कहते ही उसने मेज पर रखी घंटी दबा दी। ठाकुर साहब थके कदमों से बाहर निकल गया। जो उनके अंदर घमंड था वो आज टूट गया था।